आज फिर शुरू करते हैं रसबंध के बारे में, ठीक है ना। कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं। प्रीवियस लेक्चर में अपना पारद का जो है ये सब कंप्लीट हो गया था। रसबंध है, अब यहाँ से थोड़ा सा रस का संबंध मतलब रस मतलब पारद ही होता है ना, तो पारद को अलग अलग तरीके से जो रस शास्त्र दृष्टिकोण से सब टेक्निकल भाषा है, ठीक है ना। रसबंध, परपटी और ये सब चीजें आएंगी ना। तो रसबंध देखिए, टोटल नंबर ऑफ रसबंध कितने होते हैं? 25। लेकिन एक पॉइंट यहाँ लिख लीजिए कि रस रत्न समुच्चय और कुछ अन्य आचार्यों ने 26 बताई है। एज पर रस रत्न समुच्चय, थोड़ा सा पॉइंट डाल दो एक छोटा सा अपनी जानकारी वृद्धि के लिए। RRS एवं अन्य आचार्यों ने इसकी संख्या 26 बताई। 26 कैसे होते हैं? 25 + 1 मतलब एक जो एक्स्ट्रा उन्होंने बताया है जालूका बंध करके आता है ना। जालूका, जलौका से जालूका। तो अब इनके नाम है जैसे हठा, आरोटो तथा भाषा, क्रियाहीनश्च, पिष्टिकाचारः, खोटश्च, कोटश्च, कल्कबंधश्च, कज्जली। कज्जली तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझ प्राइमरी है ना। सजीवश्चैव निर्जीवो, निर्जीवश्च सबीजकः, निर्बीजश्च सबीजकः, श्रृंखला द्रुतिबंधो च बालकश्च सुकुमारिका। अपन द्रुतबंध पढ़ रहे थे ना, जो उधर आया था। द्रुतिबंध का संबंध रसबंध से। बालकः कुमारकः तरुणश्च तथा वृद्धो मूर्तिस्तथा अपरः, जरबंधो अग्निबंधश्च सुसंस्कृता विधः, महाबंधश्चेति पंचविंशतिः इति किरीटता का 25 है। इसका बहुत रटने की जरूरत नहीं है। ओके, 26 बता। रस रस समुच्चय और अन्य आचार्यों ने 26 बताए। हाँ नहीं नहीं, श्लोक रस, हाँ इसमें तो लिखा हुआ है यार, ऐड किया होगा बाद में, ऐड किया होगा बाद में, ऐसा भी आ जाता है। कहीं पॉइंट आया था एक बार करके। ये सही तुम कह रही हो, ये तुम सही कह रहे हो। मतलब ये अन्य आचार्य का लिख लेना हो, क्योंकि रस रस समुच्चय का अपन ने नीचे रेफरेंस दिया हुआ तो अपन गड़बड़ हो जाएगा। गुड पॉइंट है। तो ये याद रखना, अन्य आचार्य का मतलब क्या है? रस का सुधाकर, चित्ते में रसेन चिंतामणि वाले, है ना। तो वो मानते हैं। अब 26वां का ज्यादा चर्चा क्यों नहीं होता है? क्योंकि थोड़ा सा मूल रूप से क्या है, 25 ही मानते हैं, बट अन्य आचार्य में कुछ लोगों ने 26 माना हुआ है, ठीक है। चलो, ये अच्छा करेक्शन पॉइंट तुम्हारा हो गया। सृष्टि अम्बुज किसे कहते हैं बताओ? पढ़ लिए पीछे? और सेंधव। चलो ठीक है। पारद सेवन काल में किस गण का निषेध किया गया? पता है ना। गुणांतराधान के लिए कौन कौन से संस्कार करते हैं पारद में? ये जो है ना, बोधन, नियमन और दीपन। चलो अपन यहाँ बढ़ते हैं। 25 में देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज के अंदर का मामला देखने का है ना। तो इसमें देखो क्या आ रहा तुम्हारा, हानिकारक प्रभाव वाले इसमें कुछ बंध है। जो टोटल नंबर ऑफ 25 बंध अपन पढ़ते हैं, तो कुछ बंध हैं जो हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। उसमें 3 नाम आते हैं, हठ, आभास, क्रियाहीन, है ना। हठ, आभास, आभास से मृत्यु और जटिल रोग हो सकते हैं कोई। और क्रियाहीन का मतलब होता है अपथ्य करने पर हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ऊपर वाला करेक्शन मान लेना है। ऊपर वाला मतलब रस रथ समुच्चय ने 25 माने और अन्याचार्य ने 26, ठीक है ना। इतना करेक्शन करना। और देखो, क्रियाहीन जो होता है अपथ्य करने पर हानिकारक। जैसे मान के चलो अपन ने ऊपर पढ़ा था ना कि पारस सेवन काल में क्या अपथ्य है, उसका सेवन करेंगे तो ये नुकसान, अदरवाइज दिक्कत नहीं है, ठीक है ना।
तो इसमें 3 ही है ना। हानिकारक प्रभाव वाले बंधों की संख्या 3। तो हक से हानिकारक HAK, हक वैसे हानिकारक है किसी चीज को दिखाते हो। तो हठ, आभास और क्रियाहीन, जैसे आरोट भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान में रखना, यहाँ आभास है। तो मतलब ये बन जाने की जरूरत है, इस बन वाले कारक का उपयोग किया। हाँ, मतलब इनसे नुकसान हुआ इन बंधों से इन कारक। बंधन, तो कारक का बंधन अगर इनसे किया जाएगा तो कोई ना कोई दिक्कत। अब जैसे हट का आभास में मृत्यु और जटिल रोग भी बता दिया, क्रियाहीन मतलब अगर वैसे ठीक है लेकिन अपत्य सेवन करेंगे तो दिक्कत। इसके बाद अपन चलते हैं सर्व रोग हर बंध, ये बड़ा अच्छा सा बंध है ना। तो इसमें कुछ नाम है आपके समक्ष, जिसमें मूर्ति है, कोट बंद है, कल्क है, कज्जली है, निर्बीज है और निर्जीव, निर्बीज और निर्जीव, ठीक है ना। तो कोट बंद के बारे में बहुत फेमस जो एक लाइन आती है, बालाद्य अखिल रोगनुत, यानी बच्चों में सारे रोगों को दूर करने वाला। तो थोड़ा सा कोट बंद के बारे में एग्जाम में पूछा गया है, इस कोट बंद के बारे में, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ऐड कर लीजिए। बालाद्य अखिल रोगनुत, रोगनुत का मतलब रोग को नष्ट करने वाला, बालकों के समस्त रोगों को नष्ट करने वाला एक तरीके से कोट बंद है ना। कल्क बंद हो गया तुम्हारा, फिर कल कल्पना में पढ़ते हैं, कज्जली है। निर्बीज के बारे में कहते हैं सकल आमयग्न, मतलब सारे रोगों को नष्ट करने वाला। निर्बीज वो अलग अलग। निर्बीज का लिख लो सकल आमयग्न, सकल, सकल का मतलब संपूर्ण, आमय का मतलब रोग, ठीक है, आमयग्न मतलब रोग को नष्ट करने वाला, और निर्जीव, ठीक है ना। तो आपने ऐड किया कोट वाले में बालाद्य अखिल लोग, और निर्जीव वाले में आपको एक पॉइंट याद नोट करना है, सकल आमयज्ञ, संपूर्ण रोग को नष्ट करने वाला, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे कुछ नाम है, 5 नाम है इसमें, ठीक है ना। इन पांचों को आपको याद करना है। KM2P ऐसा कुछ क्या है, कल के कज्जली K2, K2M2P हो जाएगा तुम्हारा, है ना। KMP लिखते हैं ना, तो K2M2 या है? अपने हिसाब से बना लो, जैसा मैं तो वैसे बोल रहा हूँ। कोड कर लो, सही कह रहे हैं। वो क्या है, प्रिंटिंग का, एक्चुअल में पहला जो नंबर है उसको कोड कर लो। कनी कनी खोदो कोट सभी, ऐसा करके तुम बोल रहे थे ना, कनी कनी खोदो कोट सभी, अगर ठीक बनाना हो तो। हाँ, फिर इसके बाद रसायन कार्य के लिए बड़ा फेमस है, देखो, मूर्ति, जल, संस्कृत, महाबंध और अग्नि। अग्निबंध जो है वो खेचरी सिद्धि के लिए है, भूचरी खेचरी पर पढ़ रहे थे ना, तो खेचरी सिद्धि के लिए जरूरी है। और इसको याद करने के लिए असम में मूर्ति जलमग्न ऐसे याद कर सकते, असम में मूर्ति जलमग्न, असम, अग्नि, संस्कृत, माँ से मूर्ति, अच्छा माँ से महाबंध, मूर्ति का मतलब मूर्ति हो जाएगा, और जल से जलमग्न, ठीक है ना। असम में मूर्ति जलमग्न, ऐसा करके याद कर सकते हैं। बट अग्नि जो है खेचरी सिद्धि के लिए, अग्निबंध खेचरी सिद्धि और देह सिद्धि भी लिख लेना।
आगे पॉइंट में लिख लेना, देह सिद्धि के लिए। खेचरी तो लिखा ही हुआ है, देह सिद्धि के लिए भी है। देह सिद्धि मतलब शरीर के लिए जो उपयोगी है ना योग होते हैं वो बनाने के लिए। असाध्य रोग के लिए द्रुति बंद करते, ठीक है ना। तो द्रुति जो है असाध्य रोग होता है। द्रुत रोग जैसे होता है ना, एक्यूट डिसीज को बोल पड़ते हैं, द्रुत रोग है ना, जल्दी से। ऐसे याद करने के लिए मतलब जोड़ के दिमाग में लगा सकते, ठीक है ना। फिर इसके बाद है नेक्स्ट में है दीपन पाचन के लिए क्या है, कौन सा बंद प्रयोग करेंगे, पुष्टि बंद है। तो पुष्टि बंद के लिए खास बात यह है कि ये जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, याद रखिएगा। जठराग्नि प्रदीप्त करने वाला बंद है जो, तो अग्नि उग्नि न लगा देना है ना। पुष्टि बंद, पिज्जा। दीपन पाचन के लिए पुष्टि बंद होता है, ठीक है ना। दीपा की पिष्टि, दीपा की पिष्टि मतलब दीपन पाचन के लिए पुष्टि बंद। फिर है दीपन पाचन, और इसमें एक चीज और ऐड हो रहा है, सुलभ, यानी कि पेन को भी दूर करेगा। तो ये क्षार बंद हो जाएगा ना, डीपीएस हो जाएगा यहाँ पर ना? दीपन पाचन सुलभ, और उसमें सिर्फ डीपी मतलब दीपन और पाचन। देह को लोह के समान बनाने वाला जो बंद होता है उसको क्या कहते हैं, श्रृंखला बंद। तो याद करना इजी है, लोहे की श्रृंखला ऐसा करके याद कर लेना। लोहे की श्रृंखला मतलब लोह सदृश बनाने के लिए श्रृंखला, ठीक है ना। मतलब वो एकदम दुर्योधन जैसी बॉडी हो जाएगी, कहीं फर्क ही नहीं पड़ने वाला, ठीक है। फिर है क्षेत्रीकरण के लिए आरोट बंद है। इसको याद करना उसको सिंपल है, रोटी का खेत ऐसे याद कर सकते हो, है ना। रोटी का खेत, खेत मतलब क्षेत्र, ठीक है ना। तो ये दिमाग लगा लेना, मतलब लोहे की श्रृंखला, रोटी का खेत, और विपुल प्रभाव वाला जो होता है। विपुल प्रभाव का मतलब ये है कि बहुत लार्ज स्केल पे जिसका मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम इफेक्ट होता है, अलग अलग पहलुओं पर अगर बात करें तो इसलिए इसको क्या बोला है, विपुल प्रभाव वाला, है ना। विपुल बीज, विपुल सबीज, है ना, विपुल बीज। और अभ्रक जारण से बना बंध देख लो, बालक, देखो इसमें क्या है, चार तरीके की यहाँ पर बात आती है अभ्रक जारण से। बालक, कुमार, तरुण, वृद्ध। जैसे आयु बढ़ती है, पहले बच्चा होता है, फिर कुमार है, फिर तरुण है, फिर वृद्ध है, बाकुत वृद्ध, वैसे याद करना हो। बालक, कुमार, तरुण, वृद्ध, बाकुत वृद्ध, है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या करूँ ना। अब इसको इजी है याद करना। इसमें जब आप एक क्रम से पढ़ लोगे ना, बाकुत वृद्ध में बालक, कुमार, तरुण और वृद्ध, तो बालक में सम गुण अभ्रक जारण करते हैं, हमारे ना समान मात्रा में अभ्रक मिला। कुमार वाले में 2 गुना अभ्रक जारण करेंगे। तरुण वाला 1 2 का 4 हो गया, यानी कि 4 गुना, है ना। और 2 2 बढ़ाते जा रहे हैं ना। और वृद्ध वाले में 6 गुना। 6 गुण अभ्रक जारण से निर्मित जो बंध है वो कौन सा हो जाएगा, वृद्ध। तो वृद्ध जो इसमें बंध बनेगा, देह सिद्धि और लोह सिद्धि दोनों बेहद जरूरी है। मतलब कीमियागिरी, एक तुम लोगों ने कभी टर्म सुना है, कीमियागिरी, मेटलर्जी वगैरह जो करते हैं, जैसे जो लोग लोहे धातुओं का कर्म करते हैं, व्यापार करते हैं, ठीक है ना, कि पहले क्या होता था, ये चीजें एक प्रॉपर, पहले यहाँ का साइंस बड़ा डेवलप था भैया धातु बनाने के मामले में, है ना। तो निकृष्ट धातु को उत्कृष्ट धातु में लोग बदल देते थे, है ना। तो वो सब कीमियागिरी के अंतर्गत आता है, मेटलर्जी, है ना। और तो यही बता रहे हैं कि वो तो लोह सिद्धि के लिए है ही। मान लो आपको कोई अच्छा सा अपना मेटल बनाना है ना, लेकिन देह सिद्धि के लिए भी है, दवाई बनाने के लिए भी काम में चीज है ना। नाम पे मत जाना कि वृद्ध लिखा है तो गड़बड़ हो जाएगा। जितना ज्यादा गंधक जारण बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा उसकी यूटिलिटी बढ़ेगी। जैसे तुम लोग नहीं सुने हो कि शतपुटी अभ्रक, सहस्त्रपुटी अभ्रक, है ना। तो जितना ज्यादा फुट का प्रमाण बढ़ता जाएगा, मेडिसिन उतना ही ज्यादा फाइन होती जाएगी, नैनो मेडिसिन लेवल पे आ जाती है, समझ, और ज्यादा इफेक्टिव।
तो इजी है, इसको बाकुट वृद्ध करके याद कर लेना। 1 2 का 4 6 है ना, 1 2 4 6, 6 गुना अभ्रजा। बालक वाला थोड़ा सा पॉइंट यहाँ लिख लेना। समगुण गंधक जो जारण करते हैं ना, तो ये रसायन कार्य के लिए उत्पन्न प्रयोग किया जाता है। इसके लिए रसायन। हाँ। कुमार वाला जो है कुष्ठ आदि रोग नाशक होता है, मतलब डिसीज में आप इसको यूज कर सकते हो। कुष्ठ रोग नाशक। तरुण वाला है तो सर्व रोग हर है। ये क्या है? सर्व रोग हर, कोई भी रोग उसको ठीक करेगा। और लास्ट में क्या आएगा तुम्हारा? देह लोह सिद्धि दोनों में उपयोगी है, वह रसायन भी इसमें जोड़ लेना। रसायन कार्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब रसायन के लिए समगुण गंधक भी है और षडगुण, मतलब जो 6 गुण गंधक भी यूज करते हैं, ठीक है ना। कुमार वाला जो है कुष्ठ के लिए है, और तरुण वाला जो है 4 गुना जो गंधक है वो सर्वरोग है। अभ्रक हो गया सबका। बाकुट वृद्ध 1 2 4 6। रसायन के लिए, कुष्ठ के लिए, सर्व रोग कहते हैं, लोह सिद्धि प्लस रसायन के लिए। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ विज्ञान वही है 26वां बंद जलूका बंद को मानते हैं। यह जो है ना, ये लिखा हुआ है कि स्त्रियों को मैथुन में द्रवित करने के लिए कहीं ना कहीं वाजीकरण के संदर्भ में इसका प्रयोग निर्दिष्ट है, ठीक है ना। तो इसके 3 प्रकार देख लीजिए है। जलूकाकार है, वलयाकार है, गुटका सेप के लाइक है ना। जलूका जैसे जलौका होती है ना, सेप लाइक जलौका। वलय, वलय का मतलब रिंग फॉर्म, ठीक है ना। और गुटिका के सेप का। गुटिकाकार वाला जो होता है तो इसमें लिखा हुआ है, जैसे आप लोग देखिए तो अभी क्षीर की भावना देते हैं, है ना। अभी का मतलब अभी बकरी होती है, अभी का मतलब भेड़, ठीक है। अजा मतलब होता है, तो हो जाता है अजा, अभी ऐसे तमाम आते हैं सारे, है ना। चलिए, तो इसमें देखिए क्या है, इसके प्रमाण देख लीजिए। जबबू करके याद कर लेना ना, जबबू, जलौकाकार, वलयाकार, गुटिकाकार। तो देखो इसके प्रमाण देखो। बाला युवती और प्रगल्भा वय की स्त्रियों के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे आपने स्त्री वय में पीछे पढ़ ही लिया होगा, जिन लोगों ने क्लास स्त्री वाला लिया होगा, मतलब गायनी वाला 16 32 50 वाला भाव प्रकाश के मत अनुसार था, ठीक है। बाला युवती और प्रगल्भा ये आयु होती है 16 32 50। 1 से 16, 17 से 32, 33 से 50, ये मान के चलो। बट अपन एक नया अपर लिमिट लेना है 16 32 50, ठीक है ना। तो इसके लिए इनका प्रमाण अलग अलग है। बाला के लिए 8 अंगुल, 16 मतलब युवती के लिए 10 अंगुल, और प्रगल्भा के लिए 12। तो 8 10 12 है ना। वायु पर मतलब बाला युवती प्रगल्भा, एक तो आयु 16 32 50 याद रखिएगा, और सिंपल है 8 10 12 अंगुल प्रमाण का। ठीक है ना। क्षेत्रीकरण की एक परिभाषा दी है, थोड़ा सा रसायनों के अनुसार लिख लीजिए, फिर अपन आगे बढ़े। क्षेत्रीकरण आया था ना, रोटी का खेत, नहीं याद? अरोट बंधु करते हैं। तो क्षेत्रीकरण कहते किसे, थोड़ा सा एक पॉइंट लिख लीजिए। रसायनों के अनुसार, रसायनों के लेखक बार बार तो रसायन में आता है, भैरवानंद है ना। लिख लीजिए, रस भस्म सेवन के पूर्व पंचकर्मा द्वारा सिद्धि को क्षेत्रीकरण कहते हैं। रस भस्म सेवन से पूर्व
पंच कर्म के द्वारा शुद्धि को क्षेत्र करना। लिख लिया सबने? अब देखो, अपन ने जब पढ़ा था रसायन के सेवन के पूर्व भी शोधन करवाते हैं, वाजीकरण सेवन के पूर्व भी शोधन करवाते हैं, है कि नहीं? तो ऐसे यहाँ पर अब यहाँ जारण और जारणा वाला एक पॉइंट आ रहा है, सब अलग अलग पॉइंट है ना? तो यहाँ पे देखिए कि गंधक जारण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर आता है? 9वीं शताब्दी में रस हृदय तंत्र। रस हृदय तंत्र के लेखक का नाम बता दीजिए। भिक्षु गोविंद पादाचार्य। गोविंद का हृदय था। चला था। तो गंधक चारण को याद रखिएगा। सर्वप्रथम वर्णन मतलब FD, सर्वप्रथम मतलब फर्स्ट डिस्क्राइब। 9वीं सेंचुरी रस हृदय तंत्र नामक ग्रंथ में परिभाषा देख लीजिए कि शुद्ध पारद में विविध धातुओं को विलीन करने की शक्ति उत्पन्न करना। अभी अपन ने पारद पढ़ा था ना, संस्कार पढ़े थे, स्वेदन मर्दन मूर्छन उत्थापन पातन बोधन नियामन दीपन। बोधन में महामुखकरण हुआ था। तो इसमें देखिए शुद्ध पारद में विविध धातुओं को विलीन करने की शक्ति उत्पन्न करना। तो पारद अपने अंदर धातुओं को लीन कर ले, ऐसी क्षमता प्रदान करने के लिए जो प्रोसेस की जाती है उसको क्या बोलेंगे? चारणा कहते हैं। ठीक है, तो विलीन करने की शक्ति उत्पन्न करना। पारद गालन पातन आदि क्रियाओं के बिना, मतलब ये सब नहीं करने की जरूरत है ना। अभ्रक स्वर्ण आदि धातुओं को जीर्ण कर ले, अपने अंदर समाहित कर ले। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, सेशन रीजन या सही गलत में पूछा जा सकता है। इसे पारद की मात्रा और भार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान के चलो 5 ग्राम आपने पारद दिया तो उतना ही रहेगा। ये नहीं कि मान लो किसी को उसने अपने अंदर समाहित कर लिया तो उसका वजन बढ़ जाएगा। इंटरेस्टिंग बात है। क्या हुआ? 2 सेकंड। बात क्या हो रही है कि मतलब चलिए, तो अपन यहाँ पर ये आपको पॉइंट याद रखना है कि मतलब वो अपने अंदर आत्मसात तो कर रहा है, लेकिन उसका मात्रा और भार में कोई वृद्धि नहीं होगी। वेट रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। पारद में रोग नाशक शक्ति और रसायन गुण उत्पन्न करने के लिए कितने गुण गंधक का जारण करते हैं? 6 गुण, है ना। 6 गुण गंधक का जारण करते हैं। तो 6 संख्या बड़ी शानदार है कि नहीं? 6 गुण गंधक जारण करते हैं। तो एक ध्यान रखिएगा। फिर जारणा के भेद है। देखो, कभी कोई पूछ लेता है, बताओ भूचरी खिचड़ी किसका भेद है? बालक युवा वृद्ध किसका भेद है? ठीक है ना। तो ये सब किसके भेद हैं? जारणा के। तो एक तो आप रत्नों की जारण करने के लिए जो खेचरी, और सामान्य जारण के लिए भूचरी। तो भूचरी और खेचरी, भूखे, है ना। और बालक युवा वृद्ध तो ये समझ में आ रहा है, ठीक है ना। 3 भेद भी हो गए, 2 भेद भी हो गए। सब समुख, निर्मुख और वासनामुख, ये नाम। निवास करके याद कर सकते हो इसको, है ना। निवास, इधर भूखे हो गया, भूचरी खेचरी, और बालक युवा वृद्ध। तो जारणा के ऐसे भेद आ जाएंगे। जारणा का क्रम याद रखिएगा। एक तो ये याद रखिएगा किस में करवाते हैं? कच्छप यंत्र में सर्वप्रथम जारण किया जाएगा। क्रम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि गंधक, गंधक में फिर अभ्रक मिलाएंगे, फिर माक्षिक, फिर स्वर्ण, फिर रजत, फिर नाग, फिर वंग, फिर रत्न। गैम सर नावर करके इसको याद कर सकते हैं। GAM, गंधक अभ्रक माक्षिक, सर से स्वर्ण रजत, नावर का मतलब हो जाएगा नाग वंग और रजत। एक ऐसा क्रम दिमाग में बिठा लो। GAM सर नावर अपने हिसाब से बना सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है।
तो गैम सरनावर या सुरनावर जो भी करो, सु से सुवर्ण आ जाता है, ठीक है ना। तो जारना अभी अपन ने क्या समझा कि धातुओं को विलीन करने की शक्ति उत्पन्न की जाती है इसमें, पारद में। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि धातु को विलीन तो कर लेता है, किंतु पारद की मात्रा और भार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है ना। और टाइप्स में भूचरी, खेचरी, बालक, युवा, वृद्ध, सम्मुख, निर्मुख और वासनामुख कर दिया जाएगा। क्रम वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना। GAM सरनावर कर सकते हो तो ऐसे करके तुम्हारा क्रम आ जाएगा, ठीक है ना। अब अपन ने क्या पढ़ा, जारण पढ़ा। अब इसके बाद मूर्छना आती है। तो जारण में अपन ने क्या दिखा था कि भैया पारद में धातु विलीन करे, इसकी शक्ति उत्पन्न करना। अब मूर्छना क्या कहलाती है कि पारद में निश्चित व्याधि घातक या व्याधि नाशक गुण उत्पन्न करना क्या कहलाएगा, मूर्छना कहलाएगी। याद रखिएगा कि मतलब पारद में आपने मतलब धातु सब चीजें विलीन कर दी, लेकिन उसमें कुछ आउटपुट निकलना चाहिए, ये नहीं कि आपने बना दिया कुछ उसका फायदा नहीं हो रहा है ना। तो व्याधि नष्ट हो, ये क्वालिटी उसमें उत्पन्न करना, ये क्या कहलाता है, प्रोसेस मूर्छना कहलाता है। मूर्छन अपन ने संस्कार पढ़ते, याद रखिएगा, छेदन, मर्दन, मूर्छन। अब यहाँ मूर्छना अलग चीज है ना, ये संस्कार नहीं है, अलग है प्रोसेस। तो मूर्छना के भेद इसमें देख लीजिए, सगंध निर्गंध है। सगंध का मतलब जिसमें गंधक हो, निर्गंध का मतलब जिसमें गंधक के अलावा कुछ दूसरी चीज हो। और अग्नि क्या जिसमें अपन यूज करते हैं, जैसे बहिर्धूम हो गया, अंतर्धूम हो गया, निर्धूम हो गया। बहिर्धूम हो गया, अंतर्धूम हो गया, जिसे इंटरनल कंबस्टन टाइप का होता है, और निर्धूम जिसमें धुआं नहीं निकलता है, ठीक है। अग्नि अंतर, बहिर और निर्धूम। फिर इसके बाद सगंध मूर्छना के भेद देख लीजिए। तो यहाँ पर आयुर्वेद प्रकाश ने इसके 5 भेद बताए हैं। नाम जल्दी बता दो, आयुर्वेद प्रकाश किसने लिखा? माधव, माधव उपाध्याय। तो देखो भैया, आयुर्वेद प्रकाश ने कितने बताए हैं, 5। गंध पृष्टि, गंधबद्ध, गंध जीर्ण और रस गंधक, है ना। वो अब 5वां से धातु पृष्टि आ जाता है। तज्जली को हटा के यहाँ पर आप लिख लीजिए धातु पृष्टि। गलतियां हैं, ठीक है ना। तो क्या हो गया तुम्हारा, 5 चीजें याद रखिएगा। गंध, गंध गंध वाला सब चल रहा है, गंध पृष्टि, गंधबद्ध, गंध जीर्ण, रस गंधक और धातु पृष्टि। 3 गरक, 3 धार हो जाएगा, 3 गाती पीजी। याद करने का बता रहे हैं, जैसे मतलब जी से 3 हो गया, पीजी हो गया, है ना। और आरडी कर लो, जीआरडी अपन पढ़ते हैं ना, पीजीआरडी, सही कर रहे हो, ऐसे भी कर सकते हो, जीआरडी। अब इसके बाद भेद देख लीजिए और आगे। जब अपन ने पढ़ा सगंध और निर, इसके एग्जाम्पल बिल्कुल पूछे जाते हैं। यहाँ पे एक योग दे दिया जाएगा और पूछेंगे कि भैया बताओ कैसा है। अब देखो यहाँ पर चार्ट देखिए आप, तो सगंध मूर्छना और निर्गंध मूर्छना 2 सेक्शन हुए इसके, 2 टाइप्स। फर्दर इनके जो 2 सब टाइप आते हैं, साग्नि और निराग्नि। साग्नि का मतलब जिसमें अग्नि का संयोग हो, और निराग्नि का मतलब जिसमें अग्नि का संयोग नहीं हो रहा है। निर्गंध भी वैसे है, निर्गंध का मतलब जिसमें गंधक यूज नहीं हो रहा है, इसमें भी साग्नि निराग्नि की। तो आप इससे बिल्कुल सवाल पूछे जाते हैं, आपसे कोई मालूम आकर 10 पूछ लेगा, बताओ कौन सा है, साग्नि सगंध है कि निराग्नि सगंध है, साग्नि निर्गंध है कि निराग्नि निर्गंध है, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको इनके एग्जाम्पल थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा।
रस परपटी, रस सिंदूर, मकर ध्वज, मल्ल सिंदूर, ये काफी इंपॉर्टेंट योग है। शिला सिंदूर, समीर पन्नग, अपन आगे पढ़ेंगे समीर पन्नग रस, है ना। संख्या, हड़ताल, मना, सिरप, तीनों चीजें इसमें होती है पारद गंधक के अलावा। तो आपको ये 6 एग्जाम्पल, एक ताड़ सिंदूर भी ऐड कर लो 7 नंबर पे, कुछ और एग्जाम्पल। ठीक है ना। शीलापटी मकरू मल से तालाब में पर समीर सिंदूर चाटता रहा, ऐसे कर इधर ना हो। शीलापटी मकरू मल से तालाब में पर समीर सिंदूर चाटता रहा, है ना। मकरू मल से और कहा तालाब पर समीर सिंदूर चाटता रहा। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। निराग्नि वाले जानते हो, सबने बनाया भी होगा यूजी के टाइम पे, है कि नहीं। कज्जली पारद गंधक का कैसे बनाते हैं, इसमें कोई अग्नि का सेव थोड़े ना होता है ना। ये तो सबको याद होना चाहिए। इसका क्या ट्रिक बनाओ। अब देखिए नेक्स्ट में आ गया तुम्हारा निर्गंध वाला, जरूर याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। रस पुष्प और रस कर्पूर है, दोनों रस हैं, है ना। रस पुष्प और रस कर्पूर, पुष्पा कपूर, है ना। पुष्प कपूर या पुष्पा कपूर की आग, आग मतलब सागनी, है ना। तो तुम थोड़ा डिकोड कर पाओगी। पुष्पा कपूर की आग है तो रस पुष्प और रस कपूर, है ना। और निराग्नि वाला भाई साहब एक ही है, पर बहुत इंपॉर्टेंट योग है बच्चों के लिए, अपन यूज होता है मुग्ध रस। पारद और खटिका का योग होता है 1:2 के रेशियो में शायद, है ना। तो अपन पढ़ेंगे आगे, टेंशन मत लो, प्रिपेयर तो नहीं लिया, अपन पढ़ेंगे शायद आगे ना। तो मुग्ध रस जो है इसको निराग्नि है। पुष्पा कपूर की आग थी तो उसमें मुनि कर सकते हो, मुग्ध रस निराग्नि, है ना। तो हो गया तुम्हारा काम, फिर याद इतना करने की जरूरत नहीं है ना, मतलब करना पड़ेगा बट। अब एक बड़ा सा ये आता है कि सगंध मूर्छना की सबसे प्रथम और मौलिक कल्पना कौन सी है। याद रखना, बिना कज्जली के कोई योग नहीं बनने वाला है ना। कज्जली, सगंध मूर्छना की प्रथम और मौलिक, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट और मौलिक, मौलिक का मतलब जिसमें कोई मिलावट नहीं, पारद गंधक कुछ नहीं उसमें, है ना। तो वो कौन सी कल्पना है, कज्जली, जो निरापद है और व्यापक है। निरापद का मतलब जिसमें कोई नुकसान नहीं, नो हार्म। और व्यापक का मतलब इतने सारे योग बनते हर जगह कज्जली का यूज होगा, ठीक है ना। बेस में कज्जली ही रहेगा, पर आगे पढ़ेंगे जितने भी सारा चीज बनना है। तो निरापद और व्यापक कल्पना है कज्जली। अब पारद मूर्छित कुछ रसौषधियां देख लीजिए, यहाँ से भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूरा चार्ट आपको याद करना है। इसमें खरली रसायन, परपटी रसायन। अब परपटी रसायन तो याद नहीं करना, परपटी लिख के आएगा तो मान लो परपटी रसायन, इसमें दिमाग नहीं खपाने का, ठीक है ना। कूपी पक्को रसायन, पोटली वाले में भी समझ में आ जाता है कि रस गर्भ हेम गर्भ पोटली, है ना। तो परपटी और पोटली में अपना दिमाग नहीं लगाने का, अपने को खरली और कूपी पक्को में लगाने का, ठीक है ना। हाँ? किसमें? अरे भाई तुमसे ये पूछेगा कि भैया ये बताओ कि तुम ना अब कौन सा परपटी है, अब ऐसा पूछा नहीं जाएगा। मैं पहली बार बता दूं, परपटी ना पूछे जाएगा, बताओ आइडेंटिफाई करो कौन सी परपटी है। तो नाम ही नहीं आएगा उसके परपटी, भाई पंचम में तो बस लिख के नहीं देगा, परपटी के साथ, ठीक है ना। अब ऐसे रसगर पोटली, कोई भी रसगर वाला होगा जैसे हेमगर, पोटली लास्ट में आएगा ही सही। परपटी पोटेशियम में बता रहा हूँ, इतना टेंशन मत, नहीं आएगा, है ना। अपने को जो याद करना है खरली और खूबी पक्को रसायन, याद रखना। बट याद रखिएगा कि रस औषधि खरली, परपटी, खूबी पोटली होती है। खरली में देखो क्या क्या है। सबसे पहले अपन ने कज्जली बनाया होगा, खरल में पारद गंधक लगा के घोटे होंगे, है ना। तो वही कज्जली आ गया। त्रिभुवन कीर्ति बहुत ही महत्वपूर्ण योग है, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मिडिल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, है ना, इन सब में अच्छा काम करता है।
है ना। श्वास का आसन बड़ा अच्छा ये हो जाए। आरोग्य वर्धनी बटी कितनी अच्छी औषधि है, सबने पढ़ा होगा। इसकी खास बात क्या होती है, क्या भावना देते हैं इसमें? वेरी गुड। और और क्या होता है कि इसमें फुटकी, यार फुटक मारे जाओगे। रसगंध लोहाब्र सुल भस्म समान सकम त्रिफला द्विगुणा प्रोक्ता त्रिगुणाचासी बजती। याद करना, जिसको याद है बहुत अच्छी बात है। चित्र मूलम च तत्सम, यही मेन है। एकता सर्वसमागेय ये वाला, और दंड पाणिना वाला एक वो आता है इसमें। तो मैं सब पढ़ के आए हुए, होशियार हो गए बच्चे। तो चलिए, सबसे पहले कज्जली है, त्रिभुवन कीर्ति है, याद रखिएगा, कीर्ति का नाम आ रहा है इसमें। आरोग्यवर्धनी है, मुग्धरस है, ठीक है ना। तो मुग्धरस अपन ने पढ़ा था, कैसी कल्पना थी पीछे? निर्गंध और निराग्नि वाला। चलो, कपूर रस, या इसको कर्पूर आदि बटी भी कहते हैं, आगे वाला उसमें देख लो यार। देखो, कर्पूर रस में बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि रस कपूर और कपूर रस में बहुत कंफ्यूजन रहता है, ठीक है ना। इसको कर्पूर आदि वटी भी कहा जाता है, और रस माणिक और माणिक रस दोनों अलग चीज होते हैं। याद रखना कि रस माणिक केवल हड़ताल यूज किया जाता है, ठीक है ना। माणिक रस का पूरा 5-6 द्रव्य है माणिक रस, है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको कंफ्यूजन यही क्रिएट होगा, आप माणिक रस बताओ और तुम ना रस माणिक बताओ, तो एक बेचारा हो जाएगा खरली, है ना, रस माणिक के खरली, और वो हो जाएगा खूबी पक्को माणिक रस हो जाएगा। मुकर आया त्रिभुवन कज्जली का खरल करने को, केवल हड़ताल लिखा है ना इसमें, रस माणिक्य में लिखा हुआ है केवल हड़ताल का, लिखा है ना, मिल नहीं? सबसे नीचे लाइन में यहाँ लिखा केवल हड़ताल का योग, लिखा ना। ठीक बता तो रहा हूँ, ठीक है के लिए। मुकर आया त्रिभुवन कज्जली का खरल करना, मुकर आया त्रिभुवन कज्जली का खरल करने को, समझ में आया ना क्या था? मुकर, मुकर का मतलब मुग्धरस, क से, कज्जली रा से, रस माने। कज्जली भी तो है। आया से आरोग्य वर्धनी बटी, त्रिभुवन से त्रिभुवन कीर्ति, कज्जली तो है ही, है ना, ठीक है। और खरल मतलब खरली रसायन। तो मुकर आया त्रिभुवन कज्जली का खरल करने का, लेकिन ये तो ठीक है, ट्रिक चलेगा। 2-3 ठो और नाम याद कर लेना जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है ना। तो प्रचलित योग है, ये तो है, मुकर आया आज त्रिभुवन कज्जली का खरन करने को, ये तो तुम्हारा ठीक है। बट वहां याद रखना माणिक रस और रस माणिक्य वाला, ठीक है ना। यहाँ लिख लो 2-3 नाम और आएंगे, बसंत कुसुमाकर, योगेंद्र रस और कृष्ण चतुर्मुख रस, 3 योग के। हाँ, और नाम लिख लो। बसंत कुसुमाकर देते हैं ना, किसमें देते हैं बताओ जल्दी से। दूसरा योग लिख लो, योगेंद्र रस, खरली, खरली वाला। और तीसरा लिख लो कृष्ण चतुर्मुख रस। कृष्ण चतुर्मुख रस, ये 3 और तुम्हारे रहेंगे ना। चलो, कल तुम लोग के टेस्ट में यार बहुत ही कम नंबर आए हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो क्या? है? चलो, मेहनत करो, मेहनत करो, बहुत दिन एग्जाम नहीं है। आगे वाला,
आगे वाला अपने को क्या है, देखो प्रॉपर्टी याद नहीं करना है, प्रॉपर्टी का नाम लिख के आएगा तो ढेर सारी प्रॉपर्टी बनाई है ना। अपने को डेटा जहां लगाना है, खर्च करना है दिमाग का, तो कॉपी पर साइन। तो सबसे पहले आता है रस सिंदूर, ठीक है ना, फिर मकर ध्वज, रस कपूर, देख रहे हो उधर कपूर रसा है ना, और इधर क्या रहा है, रस कपूर। याद रखना, और रस पुष्प भी है साथ, ठीक है, रस पुष्प भी है, रस कपूर भी है, और इसके अलावा समीर पन्नग भी है। समीर सहम गया तुलसीदास, है ना, तुलसी सरस की भावना, और माणिक रस, ठीक है ना। क्या था यार, समर में माणिक कपूर, कुआं में पुष्प डाले। समर माणिक कपूर, कुआं में पुष्प डाले। समर नाम भी हो सकता है किसी का, समर अमर, ये समर माणिक कपूर, कुआं में पुष्प डाले। अब अपने पास दुविधा की स्थिति क्या है, देखो, एक कपूर रस आता है, एक रस कपूर आता है, ठीक है। तो अपने IIT खड़गपुर है ना, खड़गपुर, खर से खरली और कपूर, तो उसमें कपूर रस आएगा शुरू में, ध्यान रखना, थोड़ा ट्रिकी होना पड़ेगा, कपूर के साथ रस आएगा। अब ऐसे याद करो, खड़गपुर मतलब खरली है और कपूर रस है, ठीक है ना। अब ऐसे छोटे छोटे दिमाग में रखना पड़ेगा तुमको डिकोड करने के लिए। तो खड़गपुर अगर याद कर लोगे, अगर कपूर रस आ रहा है तो खरली, ठीक है, और रसकपुर का कुआं है, मतलब अगर रस पहले आ रहा है तो वो तुम्हारा कुआं का मतलब टूपी पक्ष, है ना, रसकपुर का कुआं। अब खड़गपुर, है ना, समझ में यार मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ऐसा एक याद कर लोगे दूसरा समझ में आ जाएगा, वैसे, है ना। खड़गपुर भी याद कर लोगे ना, तुम्हारे दिमाग पर ना तो कर लोगे, सामने वाला दूसरा वही है ना। कूपी पक्क वाले में से माणिक रस आता है तुम्हारा, कुमार करके याद कर सकते हो, कूपी मार से माणिक रस। बट इस लेवल का तुम्हारा सोच होना चाहिए कि हाँ आएगा तो अपन डिकोड करेंगे, है ना। माणिक रस, और रस माणिक जो है अंडरस्टूड है, दूसरा कौन सा होगा, करली होगा। अगर एक चीज को याद कर लोगे दूसरा समझ, डाउट इन्हीं में होगा, और ऑप्शन में भी रहेंगे, बात मान के चलना। तो चाहे तुम खड़गपुर याद कर लो, चाहे रसकपुर का कुआ याद कर लो, और कुमार याद कर लेना, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। अब पोटली वाला याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे है, रसगर्भ हेमगर्भ वैश्वानर शंख गर्भ लोकेश्वर मृगांग पोटली। और उत्तरी को लिखने की बहुत इच्छा है तो हे लोकेश शंख मृदंग बजाकर बैर भरो, लेकिन मत लिखो, ये आएगा नहीं तुमसे ना, क्योंकि पोटली आएगा तुमको वैसे समझ में आ जाएगा पोटली क्या, तो ये तुमसे कोई पूछेगा, इतना पागल थोड़े नहीं तुमसे पूछ लेंगे, है ना। अब वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, मकर ध्वज को चंद्रोदय रस या स्वर्ण सिंदूर कहते हैं, याद रखिएगा। मकर ध्वज बना के पढ़ेंगे, पढ़ने वाले हैं, है ना, पट्टली कल्पना आएगा तब। इसको चंद्रोदय रस या स्वर्ण सिंदूर कहते हैं, और मकर तो बड़ी अच्छी रसायन वाजीकरण वाली औषधि है ना। मुग्ध रस या इसको ग्रे पाउडर रस रंगणी, इसका वर्णन किया है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। इसके कंटेंट भी याद रखना है, मात्रा भी याद रखना है, कहाँ यूज करना है ये भी याद रखना है। तो रस रंगिणी बताया है, इसमें पारद और खटिका यूज करते हैं, शुद्ध पारद एक भाग और शुद्ध खटिका दो भाग, है ना? तो पारद और खटिका, पीके 12 भी कर सकते हो या पाक भी कर सकते हो, पीके 12 बजे। पारद खटिका 1:2,
मात्रा वेरी इंपॉर्टेंट है, चूंकि बच्चों में यूज करते हैं तो याद ही रखिएगा, ज्यादा मात्रा नहीं दे सकते, बच्चों में भी तो है मतलब, लेकिन ओवरऑल इन्होंने बताया जो मात्रा पहले देख लो, आधा से 2.5 रत्ती, मतलब आधा रत्ती बराबर लगभग 65 mg और 2.5 रत्ती, है ना, ये बड़ों में है, आधा से 2.5 रत्ती, मैक्सिमम 2.5 रत्ती तक किसमें है, बड़ों में है। बच्चों में है 1/8 से 1/4, 1/4 का मतलब 30 mg के आसपास है ना, बहुत कम डोज में देना, ज्यादा दोगे तो दिक्कत होगी। तो 1/8 to 1/4 और आधा से 2.5 रत्ती तक सामान्य मात्रा है बड़ों में, ठीक है ना। इसके बाद देख लीजिए, कई बार क्वेश्चन आया कि सहज फिरंग और अतिसार में, सहज फिरंग समझते हैं ना, कॉन्जेनाइटल सिफिलिस जिसको बोलते हैं, और कॉन्जेनाइटल सिफिलिस में तुम लोगों ने वो पढ़ा होगा कि कौन सा क्या कहते हैं, सॉ टूथ अपीयरेंस करके पैथोलॉजी वगैरह पढ़े हो ना, कॉन्जेनाइटल सिफिलिस में आता है, हचिंसन स्टील पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो कॉन्जेनाइटल सिफिलिस और अतिसार में ये सामान्यतः प्रयोग किया जाता है, और बच्चे जो अतिसार से पीड़ित है, जो होता है ना कि हरे पीले रंग का जिनका स्टूल निकलता है ना, हरे पीले मृतिका वर्ण के अतिसार में जो मोशन होता है बच्चों में, उसमें ना हम मुखदर्श का सामान्य प्रयोग करते हैं, बट याद रखना मात्रा 1/8 से 1/4, समझ रहे हो, 1/4 मैक्सिमम है, 30 mg से ज्यादा नहीं दे सकते। फिर इसके बाद आगे अपन चलते हैं नेक्स्ट में, परपटी आ गई ना, परपटी को कहते हैं पापड़ लाइक चपटी कर देते हैं उसको, है ना, इसलिए उसको परपटी कहते हैं, ठीक है ना। तो परपटी कल्पना सबसे पहले आपको ये देखना है कि जैसे अपन जो सरस हृदय तंत्र वगैरह पढ़े थे कि 9th सेंचुरी में, तो ऐसे इसका वर्णन सबसे पहले कहाँ आता है, चक्रपाणि ने चक्रदत्त में ग्रहणी चिकित्सा अध्याय में इसका वर्णन किया है, याद रखना। चक्रपाणि संग्रहणीय ग्रहणीय, संग्रहणी में लिखा जाता है, तो एक ही चीज है, ठीक है ना। तो 11वीं सदी काल है, अपने हिस्ट्री में पढ़ेंगे बाद में। तो चक्रपाणि का अवदान है ये, ग्रहणी चिकित्सा के संदर्भ में बात किया है। फिर इसके बाद है नागार्जुन कृत रसेंद्र मंगल में भी परपटी का पाठ मिलता है, किंतु ये डाउटफुल है, संदिग्ध है, मतलब बहुत ऑथेंटिक नहीं है ना। तो इसमें आपको मेनली याद रखना है चक्रदत्त, 11वीं सदी, संग्रहणी है संग्रह। 2 प्रकार की होती है, सगंध और निर्गंध करके। सगंध का मतलब जैसे इधर लिखा है कि मरकरी प्लस एस मतलब सल्फर प्रेजेंट, पारद और गंधक होगा तो सगंध है, पारद और इसमें क्या है सल्फर, जैसे मान लीजिए निर्गंध, गंधक नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, निर्गंध बोलेंगे। अब सगंध वाले की आप एग्जाम्पल तो सब पता ही है, रस परपटी, स्वर्ण परपटी, ताम्र पर, है ना, ताम्र परपटी, ये सब चीजें तुम्हारी एग्जाम्पल में आए तो पता होना चाहिए, रस्ता करके याद कर सकते हो, रस स्वर्ण ताम्र, और भी बहुत सी है। और निर्गंध सबसे महत्वपूर्ण निर्गंध वाला, ये याद रखिएगा, श्वेत परपटी और मल्ल परपटी, ठीक है ना, श्वेता मल्ल। मूत्र वृक्ष की है भाई साहब श्वेत, मल्ल परपटी संख्या का योग। चलिए परपटी पाक परीक्षा आगे आती है, तो परपटी पाक परीक्षा में देखिए कि 3 प्रकार से, देखिए टेम्परेचर भी आपको मेंशन है, मृदु पाक, मध्य पाक, खर पाक। तुमसे लक्षण उठा के पूछ लेगा कि भाई ये लक्षण है, बताइए किस पाक से संबंधित है ना। तो मृदु पाक पहले आप देखिए कि टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड होता है। मृदु पाक के लिए 250 mg, 250 mg के अराउंड डिग्री सेल्सियस, मध्यम के लिए 500 डिग्री सेल्सियस, और स्लिप ऑफ टंग बहुत दूर है ना, और खर पाक के लिए 650, 250, 500, 650। अब इनके लक्षण देखिए, मयूर चंद्रिका वर्णम कैसे दिखती है जब इसका पाक किया जाता है, तो मयूर चंद्रिका ना, मोर पंख देखे हो ना, उसमें जो जो चमक होती है ना, उसके लायक ये दिखेगी। और मृदो न सम्यक भंगो अस्ति, सॉफ्ट होती है ना, और ये अच्छे तरीके से टूटेगी नहीं,
है ना, सॉफ्ट होगी, लचक जाएगी, जब तुम तोड़ने के बर्फी टाइप का बन जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा मयूर चंद्रिका वर्णम वेरी इंपॉर्टेंट, मृदु होती है और ये क्या है, ना सम्यक भंगुवस। दूसरा देखिए तैलाभ, इसका वर्णन कैसा है, ऑयली, ऑयली तैलाभ। मध्य भंगश्च रौप्यवत, जब आप उसको प्रेशराइज करोगे तो बीच में जैसे चांदी टूट जाती है वैसे ये भी टूट जाएगा, तो मतलब थोड़ा फ्रेजिलिटी रहेगी इसमें, है ना। ऊपर वाला नहीं टूटेगा, है ना, बीच वाला मध्य भंगश्च रौप्यवत, चांदी के जैसे बीच टूट जाएगा कट से, ठीक है ना। और याद रखिएगा कि मध्यम वाला चीज तो वैसे बहुत ही अच्छा ही होता है, श्रेष्ठ है। वही पूछे कि परपटी पाक में श्रेष्ठ पाक कौन सा होगा, तो मध्यम का। और लास्ट वाला है खर पाक आता है, इसमें लाल एकदम रेडिश हो जाती है, जल जाती है ना। और इसे कहा गया त्याज्य है, इसका यूज नहीं करना दवाई के लिए, विष के समान है, विष के समान ये आप समझ सकते हैं त्याज्य, जैसे जहर को अपन टच नहीं करते हैं वैसे ये। अब इसका एक श्लोक है, इधर लिखा खरे खर चूर्णश्च लोहितम, है ना। तो लोहित वर्ण का इसमें चूर्ण पाउडर्ड फॉर्म में हो जाती है, जैसे आप उसको दबाओगे ना एकदम पाउडर पाउडर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। और चिकित्सा के लिए उपयोगी कौन सा है, शुरू के दो पाक, ठीक है ना, मृदु पाक और मध्यम पाक। श्रेष्ठ कौन सा है, वो होगा मध्यम पाक। फिर इसके बाद परपटी कल्प, याद रखना परपटी कल्पना और परपटी कल्प में अंतर होता है, ठीक है ना। कल्प बेसिकली क्या है कि परपटी को यूज करने का एक तरीका है, वो भी अपन ऑर्डर में उसका डोज बढ़ाते हुए बन जाएगा। अब कल्पना तो एक समग्र रूप से कल्पना है, कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कभी कभी कि हाँ बताओ परपटी कल्पना क्या है, या कभी पूछे परपटी कल्प क्या है, कल्प ही ज्यादातर पूछा जाएगा, तुम्हारे दिमाग में बैठा रहता है कल्पना, ठीक है ना। हाँ, कल्प का मतलब जो यूज करेंगे, किस तरीके से यूज करेंगे, वो सब ठीक कह रहे हो। क्या हुआ कि हम भी कभी बाइबल में गए थे तो हमसे सवाल पूछा गया था, इसलिए दिमाग में साउंड हुआ, तो हमने भी ज्ञान दे दिया कि भाई ये चक्कर मंत्र ने बताया फलाना फलाना ढिमाका ढिमाका, तो बोल रहा है कि साहब कल्प क्या होता है, तब मेरा दिमाग साउंड कर रहा हो तो कल्प पूछ रहा है, इसलिए कह रहे हैं कि ये अपन को पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो परपटी कल्प हो गया। तो कल्प में जो है प्रयोग करने की विधि इसमें एक्चुअल में बताई गई है, देखिए कि एक रत्ती से आरंभ करके 10 रत्ती तक ले जाएंगे, इसके पश्चात एक एक रत्ती अपन हटाते रहते हैं, समझ में आया ना, 1 से 10, 10 से 1, ये सीक्वेंस चलता रहेगा, 1 से 10, 10 से 1, 1 से 10, 10 से 1, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा हो जाएगा। और सामान्य रूप से परपटी कल्प का प्रयोग ये भी याद रखिएगा कितने दिवस का होता है, 40 डेज, 40 दिन का होता है। दवाइयां तभी तो काम करेंगी, अपनी आयुर्वेद कोई आया गृहिणी वाला मरीज, तुमने उसको दिया 1-2 हफ्ते की दवाई, तो क्या ही फायदा करेगा। और पेशेंट को हम फिक्स डोज दे देते हैं कि भैया 250 दे देना, 500 ये दे देना, है ना। इसका डोज मतलब अगर मान लो 1 रत्ती से शुरुआत करें तो 10 रत्ती तक जाएगा, तो मतलब 2.5 ग्राम तक जाएगा, समझ तो वैसे बढ़ाएंगे फिर नीचे ले आएंगे। चलो, तो ये हो गया सामान्य प्रयोग, इसका एक लिख लीजिए, मतलब परपटी का ठीक है, ये लिख लीजिए, सामान्य प्रयोग लिख लीजिए। इसकी मात्रा कितनी होती है, 1 से 2 रत्ती बीडी या टीडीएस, नीचे लिखा हुआ ना, 1 से 2 रत्ती बीडी या टीडीएस बाई अ डे, या 3 बार। कल्प प्रयोग में पथ्य क्या है देख लीजिए, जब आप परपटी कल्प का प्रयोग करेंगे तो सिर्फ दूध और तक ही, मतलब डेयरी प्रोडक्ट ही यूज कर रहे हैं अपन, है ना, वो भी सिर्फ दूध और तक के। बोले सर ने बोला डेयरी प्रोडक्ट तो हम पनीर भी खा सकते हैं, तो वो नहीं सोचने का ना, दूध और तक नहीं। अपथ्य में क्या है, अजल मतलब अन्न जल लवण, इस पे याद करना इजी है, अजल मतलब अन्न जल लवण, सिंपल है।
आजल। और ये काफी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि परपटी सेवन काल में विशेष रूप से पथ्य चतुष्टय, मतलब वो चार चीजें जो बहुत ज्यादा उपयोगी होती हैं वो कौन कौन सी हैं। एक तो पुराणशाली चावल है, पुराण कह रहे हैं तो इसका मतलब 1 साल पुराना होना चाहिए कम से कम। परवल हो गया, बैगन हो गया, ध्यान रखना बैगन, बैगन हर जगह कई जगह पथ्य माना जाता है लेकिन इसमें पथ्य चतुष्टय में आ रहा है। और गाय का दूध तो रहेगा इसमें, ठीक है ना। तो इनको चार चीजों को पथ्य चतुष्टय अगर बोला जाए, ऐसे चतुष्टय का बहुत ज्यादा हो जाए। जैसे मैंने कौन सा वर्ग पढ़ते थे, सार चतुष्ट होता ना, क्या बोलते थे, हाँ बस काकू वाला, वंश स्फटिक कांच कुरबिंद वाला जो आता है, तक साराधि चतुष्ट। हाँ, तो ऐसे टाइप के, तो ऐसे यहाँ पर भी है कि पथ्य चतुष्टय बताइए किससे सब। और अभी अपन पारक पढ़ रहे थे तो उसमें भी एक तो आया था ना बस से वाला, श्रेष्ठ अम्बु, उसमें भी चार चीजें हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें याद रखना कि पुराणशाली परवल और पीपीबीजी है, मतलब पुराणशाली परवल और बैगन और वो पबजी ना सोच लेना, पीपी बीजी से पबजी हो ही जाता है, बट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। पबजी को रोक लगा दिए, लोग लग गए अपने यहाँ, फिर भी अपने यहाँ वीपीएन वगैरह में लोग बदमाशी करके चलाते हैं। हाँ हाँ, अब इसमें काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आगे चलिए। परपटी, कल्पना और घटी, इनको देखो एज इट इज बहुत अच्छे से याद करना है। तो चलते हैं अपन, सबसे पहला नाम आता है क्या, रस परपटी। तो रस परपटी देखिए क्या है, बहुत ही सिंपल योग है। इसमें पारद और गंधक 1:1 उसमें लिए है, ठीक है ना, सो सिंपल, ठीक है। और इसका ज्यादातर चीजें आपको संग्रहणी में देखने को मिल ही रही हैं, कुछ डिफरेंट होगा, है ना। और ग्रंथाधिकार देखिए, भैंसक रत्नावली, बहुत डीप पूछा जाएगा तो भी ग्रंथाधिकार आपसे पूछ सकते हैं। तो और यूज कहाँ किया जा रहा है, संग्रहणी में कर रहे हैं, ठीक है ना। मात्रा इसकी देख लीजिए, याद रखिएगा 2 रत्ती के आसपास है, मतलब 2 रत्ती ही, आसपास नहीं बोलेंगे, 2 रत्ती ही देना। लोह परपटी, जाहिर सी बात है लोहा आ गया तो लोह जुड़ जाएगा इसमें, पीजी था, अब यहाँ पर पीजीएल पगला हो गया है ना, तो यहाँ पर लेकिन अनुपात सेम है, ठीक है। अनुपात अच्छी बात है, सेम टेंशन नहीं है, अपने को पता है बराबर एफएम लगाएंगे, है कि नहीं। तो पीजीएल हो गया तुम्हारा, और मात्रा भी 1 से 2 रत्ती के आसपास है, मैक्सिमम 2 रत्ती इसमें है, ठीक है, सेम टू सेम है ना। ग्रंथाधिकार सेम टू सेम है, उपयोग सेम टू सेम है ग्रहणी में, तो टेंशन नहीं है। अब टेंशन थोड़ा आगे से आगे ताम्र परपटी, क्योंकि ताम्र परपटी को कई बार क्या है ना, क्वेश्चन आया हुआ, कुष्ठांत परपटी किसे कहते है ना, ताम्र को ही कुष्ठांत परपटी को, कुत्ता, कुष्ठांत और ताम्र, अब याद करना कैसे भी कर लो, ठीक है ना। लेकिन याद रखिएगा इसमें क्या है कि तांबा बस नहीं है, इसमें वत्सनाभ भी जुड़ा हुआ है। तो पारद है, गंधक है, ताम्र है, वत्सनाभ है, 4 चीजें आपको दिख रही होंगी, मिल गई ना। पीजी तो कॉमन ही है ना, सब में 4 है। पीजी बता, तो बता नहीं करना है क्योंकि एक अनुपात आ रहा है उधर से, है ना। पागता वत्स कर गया, पीजीटीवी कर सकते हो, सिंपल है। पीजीटीवी का मतलब पारद गंधक ताम्र एंड वत्सनाभ, याद रखना है सब में 3 3 3। और वत्सनाभ का चूंकि जहर है, ये दिमाग में रखना, जहर कम ही डालेंगे भाई, है ना, तो इसलिए जहर का 1 अनुपात है इसका, तो 3:3:3:1, ठीक है ना।
यहाँ पर याद रखिएगा कि एक आया पॉइंट के कदली पत्र के स्थान पर अर्क पत्र स्वरस यानी कि मदार का प्रयोग करते हैं। कदली पत्र जनी अपन क्या करते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं तो आपने बनाया होगा कोई, केले के पत्ते का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और सामान्यतः मिल भी जाता है, अर्क भी वैसे मिल जाता है, लेकिन यहाँ इन्होंने बताया कि भैया अर्क पत्र का प्रयोग करना, तो थोड़ा डिफरेंट है, समझ रहे हो ना। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट में इसका प्रयोग देख लीजिए, मात्रा भी है। मात्रा क्या 2 से 3 रत्ती है, सामान्यतः 2 से 3 रत्ती इसका। और अनुपान देख लीजिए किसके साथ प्रयोग करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, विथ पिप्पली मधु और बाकुची चूर्ण, ठीक है। पिप्पली मधु और बाकुची चूर्ण पीएमबी के साथ, है ना। अब इसका प्रयोग देखिए, योग रत्नाकर ने भैया काश में बोला हुआ है इसका प्रयोग करना, लेकिन रस रत्न समुच्चय ने कुष्ठ में बताया, इसलिए इसको कुष्ठांत प्रॉपर्टी बोला गया है ना। तो इस चीज को दिमाग में रखना, रस रत्न समुच्चय ने कुष्ठ में बताया है और योग रत्नाकर ने किसमें बताया है, काश में। इसके उपरांत नेक्स्ट में अपन चलते हैं स्वर्ण प्रॉपर्टी। पारद गंधक सब में है, देख रहे हो ना, सिर्फ सोना जुड़ गया है। अब सोना आज के जमाने में महंगा है तो ज्यादा अपन डाल नहीं सकते हैं, है ना। पीजीएस है ना, 4:1 है ना। कुष्ठांत पर पीजीटी भी था, है ना, पारद गंधक ताम्र और रत्न। तो 3331 ये क्या है तुम्हारा, पीजीएस है। ये 4:4:1, सोना सिर्फ 1 भाग और 4 भाग इसमें पारद और गंधक रहेंगे। अब इसका देखिए संग्रहणी में प्रयोग सब देख ही रहे हैं आप, ये थोड़ा डिफरेंट ताम्र प्रॉपर्टी था, बाकी सब संग्रहणी ही चल रहा है, देख रहे हैं ना आप लोग। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, ताम्र प्रॉपर्टी पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना भी, है। अब इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट में। अब जहां मात्रा नहीं दी है तो सामान्य मात्रा समझ लेना, 1 से 2 रत्ती जो आती है इसी टाइप का। अब इसके बाद आता है पंचामृत प्रॉपर्टी। नाम ही है पंचामृत का मतलब भाई 5 चीज इसमें होंगी, है ना। तो पारद गंधक तो है ही, कांत लोह वज्राभरक और ताम्र भस्म। तो याद रखिएगा ताम्र प्रॉपर्टी बस में नहीं है, ताम्र भस्म पंचामृत प्रॉपर्टी में भी है, ठीक है। पीजी कब तक, इसको अगर अपन आप करना चाहें, पीजी कब तक, लेकिन उसको ट्रिक में बदलना पड़ेगा ना, रेशियो गड़बड़ रह जाएगा। 12 इसमें 4 आ जाएगा क्रम से, फिर हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, है ना। कांत लो तुम्हारा जो है 2, फिर 1, आधा, ये थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा। एक ये वाला अपन बनाए थे ना ट्रिक की, गंगा पार जाने की विधि कांता बता। गंगा पार जाने की विधि कांता बता, लंबा हो जाता है यार, मतलब इजी कब तक सिंपल है, बड़ा आप उसमें रेशियो दिमाग में रखना, 4 8 2 आधा, ठीक है ना, 4 8 2 1 आधा। अब इसका प्रयोग संग्रहणी में है भैषज रत्नावली के अनुसार। मात्रा है कितनी, 2 रत्ती तक, वो सामान्य मात्रा पर पढ़ के आए थे, वैसे ही मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो पंचामृत ये हो गया। फिर इसके बाद विजय परपटी आ गए हैं भैया, विजय परपटी, विजयराज। विजय परपटी में भैषज रत्नावली ग्रंथ, ज्यादातर आप चीजें देख रहे हो कि भैषज रत्नावली का ही आ रहा है। ताम्र परपटी कुष्ठांत परपटी आया था, तो उसमें थोड़ा था योग रत्नाकर और उसका था रस रत्न समुच्चय का, ठीक है ना। चलो तो विजय परपटी में देख लीजिए कितने घटक हैं, 6 चीजें, गंधक पारद रौप्य स्वर्ण वैक्रांत और मुक्ताधस। इसके सोना भी डला है, इसमें चांदी भी डला हुआ है ना। गपारोस वेमू,
एक एक शब्द लेकर के गपारोस वेमु कर लिए हैं, इसमें कोई ऐसा सोचने का नहीं। गपारोस वेमु तो अनुपात 4:2:1 आधा 1/4 1/4 इनको याद करना पड़ेगा क्योंकि डेटा थोड़ा सा वैसे है ना, क्योंकि तुमसे पूछने वाले की फितरत मायने रखती है। तुमसे इस सीक्वेंस में ना पूछे, बोल देगा अच्छा बेटा इसमें बता क्या अनुपात होगा। इसलिए ऐसी जहां संख्या है थोड़ा उस चीज को अलग ग्रेविटी के साथ करने का है, समझ रहे हो ना। तो ये गलती होने की, चूंकि क्वेश्चन भी इसमें बहुत तरीके से पूछा जा सकता है ना। अनुपात पूछ ले, कंटेंट तुमसे पूछ ले, कुछ भी पूछ लेगा, यूज पूछ ले, मात्रा तो ठीक ही है ना। गपारोस वेमु गंधक पारक रौप्य सासे स्वर्ण वैक्रांत मुक्ता 4:1 1/2 1/4 1/4। ये उत्तम रसायन और बाजीकारक बताया गया है। उत्तम रसायन बाजीकरण दोनों प्रॉपर्टी है इसकी। संग्रहणी और वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, आगे वाले उसमें आएगा। राजक्षमा में प्रयोग किया जाता है। संग्रहणी और उपद्रव युक्त राजक्षमा कॉम्प्लिकेटेड ट्यूबरकुलोसिस जो है, मतलब जो एमडीआर टाइप का है उसको कौन बोले क्या है। चलो ठीक है, फिर आ गया गगन पर्पटी। ये खूब सवाल पूछे, गगन और श्वेत पर्पटी, इनसे खूब सवाल पूछे गए हैं। तो गगन पर्पटी में देख लो भैया, इसमें गंधक पारद और क्या आया है अपभ्रक। इसमें सबसे ज्यादा मात्रा गंधक है ना, जीपीए। गैप कर सकते हो, क्रम से याद करना हो, गैप कर लो ठीक रहेगा ना। गैप एक इंटरनेशनल ब्रांड है, तुम्हें याद भी हो जाएगा, ठीक है ना। गंधक अपभ्रक पारद 211 सेम रहेगा, ठीक है ना। अब देख लीजिए, तो गगन पर्पटी देखिए, गगन पर्पटी सिद्धि योग संग्रह का योग है। ये थोड़ा सा अच्छी बात आ गई है ना, वैसे तो दत्तामणि वगैरह पढ़ रहे थे। और इसका प्रयोग जो है यह भी संग्रहणी में करते हैं। मात्रा देख लीजिए कितनी है इसकी, इसकी मात्रा है 1 से 3 रत्ती। 1 से 3 रत्ती थोड़ा अलग है, डिफरेंट मात्रा है, समझ लेना, है ना। तो गैप 211 1 से 3 रत्ती मात्रा, प्रयोग सबका संग्रहणी में है, सिद्धि योग ग्रंथ का। बोल पर्पटी, तो बोल कहीं भी औषधि यूज की जाती है, क्योंकि रक्त संग्राही टाइप की औषधि होती है, जहाँ पर ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है ना, या है ना सिक्रेशन हो रहा है, उसको रोकने के लिए बोल का प्रयोग करते हैं, है ना। अपन डीजी में पढ़ रहे थे, बोल मिर्रा ये सब आ रहे थे, याद है ना। मूर्छ रस, काली को नोच, और क्या क्या था उसमें, श्री वेश तक दुनिया भर के थे, है ना? गंध विरोजा कुंदरू, सल्लकी का था ना कुंदरू। चलो बोल पर्पटी में देख लीजिए, पीजी बोल, पीजी बोल हो गए। ये बोला पीजी भी ऐसा हो सकता है, पीजी बोल भी कर सकते हो, 112, है ना। और इसका खास इसमें बता दें, ब्लीडिंग टेंडेंसी जहां पर रक्त पित्त में यूज कर सकते हैं, योग रत्नाकर का योग। देखो गगन पर्पटी सिद्धि योग संग्रह का है, और बोल पर्पटी जो है वो योग रत्नाकर। फिर इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इसकी मात्रा 3 से 6 रत्ती याद रखिएगा। गगन पर्पटी के 1 से 3, इसका 3 से 6। अब ये श्वेत पर्पटी बहुत बार पूछा गया, क्योंकि ये निर्गंध है, समझ रहे हो ना। सूर्य छार स्फटिका और नवसादस में कोई पारद गंधक नहीं, नो पारद गंधक, है ना। तो सूर्य छार को कलमी सोरा बोलते हैं, स्फटिका और नवसादक कफिन करके याद कर सकते हैं। कफिन न से नवसादक, का से कलमी सोरा, फी से फिटकरी, स्फटिका वही है, और ना से नवसादक कफिन। 16:2:1 अनुपात क्या रहेगा, 16:2 और 1 कर। यहाँ गलतियां होती हैं, इसलिए मैं बार बार स्ट्रेस दे रहा हूँ, अनुपात ध्यान रखना।
अब इसको जैसे तुमको याद हो जाए ना, दिमाग में सब माइंड में बना लो, रिकॉल किया करोगे यार, तुमसे कभी कभी हो सकता है उल्टा पुल्टा करके पूछो, है ना। तो इसलिए इसमें अपने को ऐसा होना चाहिए कि बेटा तू उल्टा चाहे इधर से पूछ चाहे उधर से पूछ, अपन रिकॉर्ड कर लेंगे, है ना। जो खेल इसी में होगा, ऑप्शन ही तो मेन खेल, सिंपल सिंपल देने के तुम तो टी पे चले आओगे, है ना। इसमें श्वेत परपटी इसमें लिखा 4 से 8, 4 से 8 रत्ती, 5 से 6 वाला पढ़े थे क्या? 5 से 10 भी कहीं आया हुआ है, यहाँ 4 से 6 लेकिन आया था, तो देख लो अलग अलग ग्रंथाधिकार है, हो भी सकता है अलग अलग हो, क्या भगवान जाने, इतना तो कंफ्यूजन रहता है। यहाँ 4 से 8 रत्ती है, तो कहीं कहीं 5 से 10 भी आया है, तो एवरेज मान लो, क्या कहोगे। क्योंकि ये लिखा गया तो सिद्धि और संग्रह में दिया है, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग बात है जो आपसे पूछा जाता है, क्योंकि देखो ये बहुत डिफरेंट है ना। देखो संग्रहणी वाला तो सबको पता है कि आंख मूंद के बच्चा पहले संग्रहणी की तरफ जाएगा, कुछ कुछ डिफरेंट चीजें आई, जैसे अपने ताम्र परपटी पढ़ा, कुष्ठ और काश वाला आया था, ठीक है ना। अपन ने एक ये पढ़ा, क्या कहते हैं, रक्त पित्त में बोल परपटी हो गया, श्वेत परपटी मूत्र कृच्छ में, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे डायरेक्ट इंडिकेशन पूछे कहाँ पे प्रयोग करेंगे, तो ये मूत्र कृच्छ। अब सप्तामृत परपटी से पंचामृत में था, अब इसमें 7 चीजें होंगी, पंचामृत में 5 है, सप्तामृत में 7 है, नाग वंग गंध पारद कांत वज्राभ्रक, और 7 ही है कि 6 है, 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 चीजें हैं। कांता गंगा पार जाने की नाव बता, या अभ्रक बनाता पीजी को क्रांतिकारी, अभ्रक बनाता पीजी को क्रांतिकारी, है ना। हाँ, इसमें नाग और बांसा में करके याद कर सकते हो, ठीक कह रहे हो तुम। पंचामृत लेकिन याद होगा तब। तो अभ्रक बनाता पीजी को क्रांतिकारी, बनाता में वंग नाग ताम्र तीनों है, बनाता पीजी का मतलब पारद गंधक, तो क्रांतिकारी, क्रांतिकारी क्या है इसमें, कांत लो, ठीक है। पीजी बनाता क्या होता है, अभ्रक बनाता पीजी को क्रांतिकारी, और इसका प्रयोग एज यूजुअल संग्रहणी में ही है। तो आपके 10 योग महत्वपूर्ण योग हो गए, ठीक है ना। अभी टाइम नहीं हुआ, नीचे वाले में पढ़ेंगे थोड़ा सा, ये हफ्ते कैसे कंप्लीट होगा तुम्हारा सिलेबस, तो होगा, जितना हो जाएगा तो हो जाएगा, है ना हेमंत, सही ना। आगे अपन पढ़ते, कल है अपन ऑफ डे है, तो अपन 2 घंटे क्लास लेंगे, और कल छुट्टी है। चलो विशेष प्रॉपर्टी और उसके रोगाधिकार, ये पेज हो जाए फिर अपन छुट्टी कर देंगे, तुम लोग थोड़े से कॉपी पक्को बाद में कर लेंगे, यहाँ तक कर लेते हैं हम। तो चलिए, तो अष्टामृत प्रॉपर्टी, अष्टामृत प्रॉपर्टी जो है सूल व्याधि, और इंटरेस्टिंग बात ये कि सूल के 8 प्रकार, अष्टसूल, है ना। सूल या वैसे दुख जो है 3 प्रकार के बताए, कौन कौन से, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक, ठीक है ना। चल होशियार हो तुम लोग, पता है। चलो मणि परपटी जो है नासा रोग में, है ना। तो मणि परपटी का प्रयोग जो है नासा रोग में, नाम नाग मणि में कर सकते हो, नासा मणि कर लो, नाग मणि तो भैरव भैरवनाथी पंचामृत परपटी वे तृष्णा में आती है, भैरव की तृष्णा, है ना। अष्टसूल हो गया, और नाम मणि नासा मणि कर लो, और भैरव की तृष्णा हो गई, और रत्न परपटी का संबंध है राजक्षमा के साथ, है ना। रत्न राज, रत्नों का राजा कौन है,
रत्नराज और सुधा परपटी, ये सब क्वेश्चन पूछे गए। सुधा परपटी याद हो ही जाता, सुधार रत्न, ठीक है ना। फिर है गगन परपटी, पीछे पढ़ के आए हुए हैं एक बार। गगन परपटी वह संग्रहणी द सिद्धियों संग्रह, यहाँ पर पांडु संग्रहणी लिखा हुआ है तो ठीक है। जीपीएस जीपीएस गगन के पास याद कर लो यार, गगन के पास, है ना। फिर है सर्वेश्वर परपटी, जो है विद्रधि में है, सर्वविद कर सकते। सर्वविद का मतलब क्या होता है, जो सब कुछ जानता है वो सर्वविद है। मुक्ता परपटी जो है अम्ल पित्त, बहुत फेमस है ना। मुक्ता परपटी अम्ल पित्त में, चूंकि कैल्शियम वाली चीज होती है ना, तो मुक्ता को एसिडिटी हो गई। और प्रणय पर प्राणता परपटी जो है यक्षमा में होता है। तो यक्षमा के अपन दो चीजें पढ़ ली है ना, रत्न परपटी में था और ये, तो इसको याद करना, प्रणय, प्रणय याद करोगे, या से यक्षमा था। अब यार इसको दिमाग दो, छोटी छोटी चीजें क्या होती है, साउंड करती है। अगर आपने अगर पढ़ा होगा ना, अभी मान लीजिए चलो, जैसे आज सुधा परपटी हुआ तो ऑप्शन देखोगे तो रा तुम्हारा वो अलग साउंड वाला है ना। ऐसे छोटा छोटा चीज बनाया करो, या कुछ ऐसी चीजें याद करना तुमको इजीली हो जाए। मल्ल परपटी जो होता है संख्या युक्त होता है, आर्सेनिक वाला है, बहुत कम मात्रा में यूज करेंगे, इसलिए ज्वर में यूज करते हैं, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के तुम्हारे योग हो गए, ठीक। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु इससे संबंधित जो है, परपटी पारद का पोट बंद, अपन पढ़े तो पोट सब आया हुआ था। तो ये परपटी किस टाइप का बंद होता है, पोट बंद होता है, अपन पढ़े ना 25+1 26 वाला। अब इसमें क्रम याद रखिएगा। हाँ, तो क्रम याद रखना कि कौन, कभी पूछ ले कि सबसे लघु कौन सा है, सबसे गुरु कौन सा है। तो परपट, परपटी, परपटिका, अगर आपने हिंदी देवनागरी के हिसाब से समझ रखो, परपट सिंपल है, परपटी ई की मात्रा, परपटिका और लंबा हो गया, समझ रहे हो। तो इस क्रम से अगर चलोगे तो ये उत्तर अब ये तो भारी हो रहा है सब, लेकिन इधर लघुता का, ठीक है ना। तो परपटी जो है परपट जो है सबसे भारी, परपटी मध्यम, तो परपटिका जो हो जाएगी वो सबसे लघु हो जाएगी। परपटी के खर पाक से, परपटे ना खरे, रक्त वर्ण का चूर्ण बन जाता है। कज्जली जो है रत्न रस सिंदूर में, बहुत ज्यादा टेम्परेचर में रस सिंदूर में परिणित हो जाती है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि कज्जली के खर पाक से रस सिंदूर बनता है ना। परपटी निर्माण के लिए कज्जली, गोबर, कदली पत्र की आवश्यकता होती है, सबको पता है। परंतु श्वेत परपटी, ध्यान रखना, विशेष चीज है, इनकी कोई जरूरत नहीं होती है। हाँ, ये कठिन है, उसमें कलमिश हो रहा है, पेटकरी नौसादर यूज हो रहा है, ठीक है। तो मतलब कहीं पूछा जाए कि कौन से ऐसे परपटी योग है जिसके निर्माण में कदली पत्र, गोबर, कज्जली इनका कोई उपयोग नहीं किया जाता, ठीक है ना। फिर है कदली पत्र के अलावा कमल, नागवल्ली, नागवल्ली जिसको कहते हैं पान, अर्क है, कुटज है, पलाश है, ठीक है ना, माचिका, एरंड आदि में से किसी एक पत्र का उपयोग कर सकते हैं। मतलब ऑप्शंस हैं आपके पास मल्टीपल। इसके अलावा फिर चलते हैं कि 115 से 120 डिग्री सेल्सियस पर कज्जली जो है लिक्विफाइड हो जाती है, द्रवित हो जाती है ना। अपन ने पढ़ा था शैव बालात अखिल रोगनुत, ये किसके लिए बोला गया है, परपटी के लिए। सा एव बालात अखिल रोगनुत, बच्चों में ये शैव बालात अखिल रोगनुत कर गया, ठीक वही चीज है, परपटी उसमें भी था ना। यह परपटी बालकों में सर्व रोग नाशक, इसका मतलब क्या हो जाएगा,
बालकों में सर्वरोगनाशक है, ठीक है ना। बंद ही है ना, परपटी बंद है, एक्चुअली उस बंद के लिए ही है। अब देखो परपटी निर्माण के लिए कुछ ऑप्शंस, अपन कदली पत्र तो पढ़ते ही हैं, बट देखो राजस्थान पीएससी 2011 का भी क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे। योग रत्नाकर के अनुसार मोचा पत्र और अर्क पत्र का प्रयोग करते हैं। मोचा और अर्क पत्र, मोचा पत्र का प्रयोग जो है रस रत्न समुच्चय में बताया गया है, केला पत्र जिसको बोलते हैं। और लेकिन रस योग सागर में देखो भैया नागवल्ली और पद्मिनी है, कमल कुमुदनी जो होती है, नागवल्ली और पद्मिनी और फिर कदली पत्र, तीन चीजें, मतलब ये एरो मत जाओ, ये तीन चीजें बताइए, नागवल्ली पद्मिनी और कदली, ठीक है ना। नापाक, रस योग सागर, रसेंद्र योग सागर, ठीक है ना। योग रत्नाकर, रस रत्न समुच्चय, रस योग सागर, है ना। तो आज के लिए इतना ही है, तुम लोग परपटी का अच्छे से योग